बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उन केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कहाँ पे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए हो गया। इसी तरह से मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस भी हमारी बॉडी में हो रहते हैं, जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है। तो ये केमिकल प्रोसेस, इन सारी चीज़ की स्टडी को जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, या बायोकेमिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं। कि किसी भी जानदार की जब आपने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को स्टडी करना है तो वो बायोकेमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल नहीं है। एनाटॉमी मीन आप किसी भी जानदार की अंदरूनी साख्तों का, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला करना चाहते हैं कि वो किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है आपको। इसी तरह से फिजियोलॉजी में आ जाता है कि डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट ऑर्गन्स की आप फंक्शनिंग स्टडी करना चाहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी करने में भी बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हम चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस की जो जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का होना, कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन, ये इसका उलट है, जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और जितनी भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से। इसी तरह से डाइजेशन है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है कि कैसे हमारी बॉडी स्टमक के अंदर आती है, मुख्तलिफ केमिकल, मुख्तलिफ एसिड जो है वो उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे मसल की कंट्रैक्शन है ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे कि कैल्शियम आयंस और एटीपी का बड़ा रोल है, जो कि बायो एलिमेंट्स हैं, जिसको कैल्शियम आयन हम कह सकते हैं। इनके बगैर मसल कंट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स थी बायोकेमिकल प्रोसेस की जो हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स को हम जनरली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे पाए जाते हैं। तो जानदारों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाता है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते। इसके अंदर क्या आता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कुछ एसिड्स हैं जैसे HCl हो गया, बेसिस हैं जैसे NOH और मुख्तलिफ साल्ट NaCl, CaCl2। तो ये जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। अब हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेबल है जो आपकी बुक में दिया गया है। इस टेबल के अंदर क्या किया गया है कि दो सेल्स को कंपेयर किया गया है। उनमें से एक है बैक्टीरिया का सेल जो कि एक प्रोकैरियोट है, दूसरी तरफ एक सेल है मैमल का। मैमल क्या होता है, ऐसे जानदार जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को जो है मिल्क फीड करवाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो इन दोनों के सेल के जो केमिकल कंपोनेंट है उनको कंपेयर किया गया है। तो ये जो टेबल है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, कि जैसे फर्ज करो पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, या बैक्टीरिया के सेल के अंदर आरएनए कितने परसेंट है। तो इस तरह के एमसीक्यूज इस टेबल में से पूछे जाते हैं। आपने इस टेबल को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये जानदारों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम कहें कि ये रिएक्शंस अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाएं तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो हम माहौल से मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे होते हैं माहौल में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं।
तो ये जो एक्सचेंज है, माहौल से केमिकल्स लेना, वहाँ पे रिलीज करना, ये जानदारों की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जब हम मुख्तलिफ चीज़ें बाहर से बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो उसमें अपनी बॉडी की मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लिपिड्स लेते हैं, खुराक के अंदर लिपिड्स खाते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन बनती है। ये एक सिंपल से एग्जांपल है क्योंकि वो लिपिड से बनी होती है। इसी तरह से अगर हमने अपनी बॉडी के मसल्स डेवलप करने होते हैं तो हम प्रोटीन लेते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो इस तरह से हम बाहर से जो भी केमिकल लेते हैं उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से बनाने में और उनसे एनर्जी लेने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं ये कभी रुकते नहीं हैं। जब तक एक जानदार जिंदा रहता है तो ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। अब सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे ब्रेन के सेल या हार्ट के सेल को 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा, फ़ौरन ही उस सेल की और ब्रेन की या हार्ट की डेथ हो जाती है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटी या प्रोसेस हैं एक जानदार के ज़िंदा रहने के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब क्योंकि हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी टाइप का हो वो अगर जानदारों के अंदर या सेल्स के अंदर हो रहा है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ये एक जनरल टर्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज़ होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। मेटाबॉलिज्म की जनरल 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसको हम देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म को एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर छोटे या सिंपल सब्सटेंसेस या कंपाउंड मिलते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, छोटे कंपाउंड मिलके एक बड़ा कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं, इनको हम एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड टूट के सिंपल कंपाउंड बनाते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस का बिल्कुल उलट आप कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो दोनों को याद रखने का सिंपल तरीका है कि एनाबॉलिक से आप ऐड से याद रख सकते हैं कि इसमें चीज़ें ऐड होके बड़ी चीज़ें बनाती हैं, और कैटाबॉलिज्म को आप काटना कि जब आप बड़ी चीज़ को काटते हैं छोटी के अंदर तो इससे कैटाबॉलिज्म को आप याद रख सकते हैं। अगला डिफरेंस है कि एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हमेशा एनर्जी खर्च होती है, यूज़ होती है, जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमें हासिल होती है। लास्ट में है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इनके अंदर कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम जब कैटाबॉलिक होगा तो एनाबॉलिक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये दोनों रिएक्शन सेम टाइम पे इकट्ठे चल रहे होते हैं, साथ साथ हो रहे होते हैं। जैसे पौधों के अंदर अगर देखें कि एक टाइम पे ग्लूकोज बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और उसी दौरान में रेस्पिरेशन भी हो रही होती है जिसमें ग्लूकोज टूट भी रहा होता है। तो ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये सेम टाइम पे चल रही होती है, इनके दरमियान बड़ा गहरा लिंक होता है। इसी तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हमने कहा था, कार्बोहाइड्रेट हो गए जिनके अंदर, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं या इसके अलावा लिपिड्स हैं, ये केमिकल कंपाउंड भी ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी बायोकेमिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़े हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंस का पता हो विद एग्जांपल। इसके अलावा एमसीक्यू जो हैं उसके लिए वो टेबल स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर वाटर कितने % है। इसी तरह से अगर मैमल्स के अंदर पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है तो वो प्रोटीन है। इसके अलावा एक टर्म है द वन दैट इंक्लूड्स ऑल अदर्स,
कि ऐसी इनमें से टर्म बतानी है जिसके अंदर बाकी टर्म्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमने मेटाबॉलिज्म में भी कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो है एक जनरल टर्म है, कोई भी जानदारों के अंदर रिएक्शन होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, पोलिनेशन है, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच।